नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया है, ये जो वीडियो है दैट इज अबाउट द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें सीधे वीडियो के अंदर चल के करते हैं। What is ulcerative colitis? What is ulcerative colitis? Ulcerative colitis क्या होता है? अगर गौर से इसके नाम को आप लोग देखेंगे तो इसके नाम में ही बिल्कुल जवाब छुपा हुआ है कि अल्सरेटिव मतलब अल्सरेटिव का मतलब पर्टेनिंग टू द अल्सर्स, अल्सर से संबंधित। तो अल्सर मतलब छाले पड़ना, ठीक है। एंड द सेकेंड वर्ड इज द कोलाइटिस। तो व्हाट इज कोलाइटिस? तो कोलाइटिस के अंदर जो कोलाइटिस शब्द है वो दो शब्दों का जुला मिला जुला रूप है कि एक है कोलोन और एक कोलोन का आइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, कि जब भी आइटिस किसी भी शब्द के पीछे लगता है तो वो अपन बात कर रहे होते हैं उस जगह के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की। और जो इनिशियल जो शब्द है वो रिलेटेड है कोलोन से। तो कोलोन, व्हाट इज कोलोन? कोलोन इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत को हम कोलोन बोलते हैं। और उसके 3 या 4 पार्ट होते हैं, वो यहाँ से शुरू होती है। ये होता है असेंडिंग कोलोन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन, क्योंकि असेंडिंग कोलोन यहाँ के टर्न लेता है। फिर वो होता है उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो फिर से टर्न लेके नीचे डिसेंडिंग कोलोन के रूप में तब्दील होता है। और उसका चौथा पार्ट होता है डिसेंडिंग कोलोन के बाद वो ऐसे 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 गोल में स्पाइरल में घूमता है, इसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। और वो सिग्मॉइड कोलोन अल्टीमेटली रेक्टम से जुड़ जाता है और रेक्टम से जो मल है वो बाहर की तरफ मनुष्य जो है डिफिकेशन की प्रक्रिया में फेंक देता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब अल्सर होने वाला, कोलोन का अल्सर होने वाला इन्फ्लेमेशन, कोलोन का अल्सर होने वाला इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, हम मोटे मोटे तौर के ऊपर सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैथोलॉजी में जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के नॉलेज में जाएंगे तो वहां पे जो इन्फ्लेमेशन बॉवेल दिखेगा उसकी 2 कैटेगरी दिखेंगी। पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस है, दूसरा क्रॉन्स डिजीज है। तो देखिए, इस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि अब हम ब्रॉड कैटेगरी में वी आर ट्राइंग टू ट्रीट द अल्सरेटिव कोलाइटिस विद द होम्योपैथी। ओके, तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ द 3rd और 4th ईयर, जिसके अंदर हमको इन चीजों को अलग अलग समझना हो। बेसिकली क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट होगा वो एक ही होगा होम्योपैथी में। इसके ऊपर काम करने वाली जो मेडिसिन का पूरा ग्रुप होगा वो ग्रुप भी सेम होगा। मेरी बात समझिए आप, ठीक है। और वो ग्रुप भी सेम होगा, तो हर चीज सेम है। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट हियर टॉक इन द सेपरेट मैनर अबाउट द क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्योंकि बहुत से पेशेंट आते हैं, जब उनको मैं ये बोलता हूं कि ओके सर यू आर सफरिंग फ्रॉम द अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो पेशेंट मुझे तुरंत से चेक करता है, क्रॉस करता है और मेरे को बोलता है, बोले नहीं सर, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम द अल्सरेटिव कोलाइटिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम द क्रॉन्स डिजीज। तो वो सारे के सारे पेशेंट जो नॉन मेडिकल हैं, जो लोग मेडिकल की फील्ड से संबंधित नहीं है, उनको मैं बता दूं कि क्रॉन्स डिजीज भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक टाइप होता है। और इसके अंदर मोटा मोटा फर्क मैं बता देता हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन के बहुत बड़े बड़े हिस्से, ठीक है, इन्फेक्टेड होते हैं या इन्फ्लेम्ड होते हैं, उनके अंदर अल्सरेशन बन जाते हैं। वहीं पे जो क्रॉन्स डिजीज होती है, वो क्रॉन्स डिजीज के अंदर बहुत छोटे छोटे पैचेस जो होते हैं, उन पैचेस के अंदर जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है बड़ी आंत के अंदर या कोलोन के अंदर, तो उसको क्रॉन्स डिजीज बोलते हैं। और जब वही छोटे हिस्से की बजाय बहुत बड़े हिस्से में हो, डिफ्यूज्ड हो, फैला हुआ हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसके अलावा सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो अब ये होता क्यों है? व्हाई अ पर्सन इन नाउअडेज सफर फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस? और ये जो पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इनकी जो तादाद है वो लिटरली लाखों में है, लाखों से ज्यादा है। इतने ज्यादा है इनकी तादाद, और जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो इट इज रियली अ मैटर ऑफ वरी। ये चिंता का विषय है, खासकर मेडिकल फिटर्निटी को इसके बारे में कुछ सोचना और कुछ करना चाहिए, खासकर इसके कॉज के पीछे रिसर्च करना चाहिए। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी के पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसके अंदर कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, कोलोन के कुछ हिस्सों के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो दोस्तों इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, वो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आंतों के अंदर, आंतों के हिस्से में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वो इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा वायलेंट होता है, इतना ज्यादा डीप सीटेड होता है कि आंतों के अंदर अल्सरेशन हो जाते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं। और दोस्तों, जब ये इन्फ्लेमेशन एक हद को पार
करता है तो और वो जो छाले होते हैं वो आंत के अंदर और गहरे जब होते जाते हैं तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि आंत की जो वॉल की जो मोटाई होती है वो कुछ मिलीमीटर ही होती है ना। कुछ मिलीमीटर मतलब 10 या 15 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी मोटी नहीं होती। और जब उसमें इन्फ्लेमेशन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो वो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, अल्सर्स पड़ते हैं, मतलब डिप्रेशंस पड़ते हैं। और दोस्तों जब ये अल्सर्स गहरे होते हैं तो आंतों के अंदर छेद तक हो जाता है, विच इज नोन एज द परफोरेशन ऑफ द कोलॉन। और ये जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अनट्रीटेड या माल ट्रीटेड केस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन। मतलब वो जो अल्सरेशन हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ आंत के अंदर, क्यों हुआ इन्फ्लेमेशन, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब हमारा प्रतिरोधक तंत्र, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज जिनका काम है हमको रक्षा प्रदान करना, किसी कारण से वही एंटीबॉडीज हमारे शरीर की आंतें जो हैं, कोलॉन है, उसके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। और वही एंटीबॉडीज हमारी खुद की कोलॉन को जब नुकसान पहुंचाती हैं, उसी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। जब इन्फ्लेमेशन और आगे बढ़ता है तो उसमें अल्सर्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन जब और आगे बढ़ता है तो ये अल्सर्स और गहरे होने शुरू होते हैं। और दोस्तों जब इन्फ्लेमेशन और आगे बढ़ता है तो ये जो गहरे अल्सर्स हैं कहीं ना कहीं ये इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन में छेद तक कर देते हैं। और वो जो छेद होता है देन आफ्टर ये जो केस होता है ये सिर्फ और सिर्फ सर्जिकली ही ट्रीट हो सकता है। और उस केस के अंदर इन आंतों के उतना हिस्सा जहां पे बहुत डीप अल्सर्स हैं, ऐसे अल्सर्स हैं जिनमें या तो परफोरेशन हो चुका है या फिर होने वाला, दोस्तों उसको काट दिया जाता है और काट के वापस से आगे पीछे के हिस्से को, बीच का हिस्सा निकाल के जोड़ दिया जाता है। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम पे। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स है कि भाई ऐसा केस जिसको अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत हुई है, ये उसको कैसे पता लगेगा, क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, ठीक है। क्योंकि एडवांस केस तो दुनिया जहान में सब डायग्नोसिस हो जाते हैं, एंडोस्कोपी हो जाती है, सीटी स्कैन, बेरियम फेलो, जमाने भर की चीजों से डायग्नोस हो जाएगा। बट इनिशियल फेज में इसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। अब देखो साइन एंड सिम्टम डिपेंड करेंगे पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या बताया, इन्फ्लेमेशन। तो दोस्तों जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, अब यहाँ पे बड़ी आंत का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बड़ी आंत का इन्फ्लेमेशन, और बड़ी आंत की लोकेशन किसके पास होती है, रेक्टम के पास होती है। मैंने बताया ना ये असेंडिंग कोलॉन शुरुआत हुई, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, और जस्ट सिग्मॉइड कोलॉन के बाद रेक्टम आ जाता है। और रेक्टम जो है उसका जो आउटलेट है एनस से, वो बाहर की दुनिया में खुलता है। तो जब भी कहीं इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे इफ्यूजन होता है। व्हाट इज इफ्यूजन, स्राव होता है। एग्जांपल तो जैसे हमको सर्दी हो गई, तो जब हमको सर्दी होगी तो क्या होगी, नाक बहती है, इसको बोलते हैं इफ्यूजन। जब हमको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो बलगम बनता है, वो बलगम को हम खांसी से खकार के निकालते हैं। तो जब भी कहीं इन्फ्लेमेशन होगा, खासकर हॉलो कैविटी के अंदर, तो वहां से कुछ स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। फ्यूजन को निकलने को या कोई तरल पदार्थ के निकलने को स्राव होना या फ्यूजन होना बोलते हैं। जैसे नाक के अंदर से नोजी आना, बलगम निकलना, खकार निकलना चेस्ट के इन्फेक्शन में, वैसे ही दोस्तों बिल्कुल सेम वैसे ही आंतों का ये हिस्सा जहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से निकलता है स्राव, वहां से निकलता है म्यूकस। और अब मैं जो शब्द बोलने वाला हूं ये शब्द आप लोगों को भली भांति पता है, आओ। लोग बोलते हैं ना आपको क्या हो रहा है, बोले सर मेरे को मोशन में आओ जा रही है। आओ मतलब थूक जैसा, म्यूकस निकल रहा है, म्यूकस स्टूल होना। जी हाँ दोस्तों, परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस स्टूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द कोलाइटिस। खासकर इनिशियल फेज में, अगर किसी व्यक्ति को 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए और लगातार वो अपने मोशन में म्यूकस देख रहा है, तो उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको कोलाइटिस हो सकता है भविष्य में। और अगर आपको कोलाइटिस आज है तो भविष्य में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बदल जाएगा, इसको समझिए। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत उग्र होता है, बहुत वायलेंट होता है, तो हमने क्या बोला कि इन्फ्लेमेशन में स्राव तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में एक और चीज हो रही है कि अल्सर बन रहे हैं, आंतों के ऊपर छाले बन रहे हैं। तो दोस्तों जब अल्सरेशन का फिनोमिना कहीं पे भी होता है तो वहां से ब्लीडिंग होना लाजमी होता है। तो इन लोगों को इनकी जो म्यूकस होगी, इनकी जो पट्टी होगी, इनकी जो लेट्रिन होगी, वो लेट्रिन हल्की सी सेमी सॉलिड होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस लेट्रिन के अंदर काफी सारा म्यूकस भी होगा, है ना। अब जब
म्यूकस आ रहा है, इन्फ्लेमेशन के स्पॉट से म्यूकस निकल रहा है, वो ये पट्टी में दिख रहा है हमको। प्लस इन्फ्लेमेशन के स्पॉट पे हमने देखा है कि वहां पे अल्सर्स बने और अल्सरेशन में ब्लीडिंग बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। तो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो पहला था म्यूकस स्टूल, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा ब्लडी स्टूल, कि इनके मोशन के अंदर ब्लड आएगा। ब्लड दो प्रकार का हो सकता है, या तो फ्रैंक ब्लड हो कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होगा तो प्योर ब्लड पास होगा, इनको समझ में आएगा पट्टी में ब्लड जा रहा है। या फिर एक दिन क्या होगा, ये काम करते करते गश्त खा के गिर जाएंगे। जब ये काम करते करते गश्त खाते गिर जाएंगे, इनको अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पे इनको होश आएगा। वहां पता चलेगा इनका हीमोग्लोबिन इनका 6 हो गया या 7 हो गया। ये हीमोग्लोबिन 6-7 क्यों हुआ? क्योंकि इनकी आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कई बार ऑकल्ट ब्लड जाता है। ऑकल्ट ब्लड मतलब नंगी आंखों से वो ब्लड हमको दिखेगा ही नहीं, पर उसके अंदर स्टूल जो रहता है वो ब्लड के अंदर मिक्स्ड होता है। तो धीरे धीरे छोटा थोड़ा इतना ब्लड निकल जाता है थोड़ा थोड़ा करके कि ओवर द पीरियड हीमोग्लोबिन आ जाता है 6 और 7 की रेंज में, और इनको सिंकोप आ जाता है। सिंकोप मतलब ये गश्त खा के गिर जाते हैं। तो ये दो आम आदमी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फर्स्ट है म्यूकस स्टूल, मतलब स्टूल के अंदर आव जाना या म्यूकस आना। सेकंड है स्टूल के अंदर ब्लड जाना, ठीक है, मतलब ब्लडी स्टूल। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमेशा मोशन सेमी सॉलिड रहेगा, कभी बंधा हुआ केले जैसा मोशन होगा ही नहीं। जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, हम लोगों के अकॉर्डिंग, आपका मोशन होना चाहिए बिल्कुल केले की कंसिस्टेंसी का, जैसा केला होता है ना बंधा हुआ, वैसा बंधा हुआ मोशन होना चाहिए। तो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इन लोगों के साथ क्या होगा कि इनको बंधा हुआ मोशन नहीं होगा। हमेशा इनका जो मोशन होगा दैट विल बी प्री डिस्पोज्ड टुवर्ड द सेमी सॉलिड फॉर्म, वो हमेशा सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगा। तो दोस्तों ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो दोस्तों अब सीधे सीधे आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्पेशली इन द होम्योपैथी, क्योंकि एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी के अंदर ये मानना है कि इनके साथ ये इनका खुद का इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून मोड में चला गया है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर इनकी बॉडी की एंटीबॉडीज इनकी बॉडी की कोलोन के साथ खुद ये चीज कर रही है। तो इसलिए ये लोग अल्टीमेट इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है वो इनको हायर स्टेरॉइड्स पे डाल देते हैं, और उसके बाद ये लोग ताउम्र उस स्टेरॉइड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हाल ये होता है कि अगर वो स्टेरॉइड का डोज 1 mg भी घटाया जाता है तो इनकी बॉडी बहुत बुरा रिस्पॉन्स देती है, और ये हर बार टेपर डाउन करने पे एडमिट। तो इसलिए कोई बात नहीं करेंगे, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस आर, द फर्स्ट वन इज द एलोस। जी हाँ, एलोस और कंटीना इन द 200 पोटेंसी, एलो 200, इससे इनको देना है 4 pills 3 times a day। एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द मर्क सोल इन द 30 पोटेंसी, ठीक है, मर्क सोल 30 पोटेंसी, 4 गोली दिन भर में 3 बार। तो ये 2 हो गई मेडिसिन, रेगुलरली 4 गोली दिन भर में 3 बार चलेंगी। अब जैसा कि हमने बोला, और ये जो पॉइंट खासकर डॉक्टर बंधुओं को समझ में आएगा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं साइकोटिक माइज्म का डिफॉल्ट होता है, साइकोटिक माइज्म की गड़बड़ी होती है। तो एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट देने के लिए, जिससे कि हमारी एलो और मर्कसोल बॉडी के ऊपर अच्छे से पकड़ बनाए और अच्छे से काम करें, द थर्ड मेडिसिन विल बी द थूजा 200। और थूजा 200 से इनको वीकली 1 डोज देना है, हर हफ्ते संडे के संडे लगातार ट्रीटमेंट चलेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने। तो 2 महीने तक हर संडे को देना है थूजा 200 का 1 डोज, और 4 गोली हमको इनको देना है एलोस 200 और मर्कसोल 30 की दिन भर में 3 बार। और अब आप ये अगर ट्रीटमेंट को 1 से 2 महीने करेंगे, देन यू विल गेट द वेरी एस्टोनिशिंग रिजल्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।